हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 21 मई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, लांजी का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं कटनी, नीमच, बालाघाट या मंदसौर। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लांजी का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने करंट की क्लास के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन शपथ लेने वाले हैं। यह किस विधानसभा सीट से चुने गए हैं। हमारे ऑप्शन हैं दमोह, गरोठ, सबलगढ़ या जौरा। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है दमोह। हाल ही में मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन शपथ लेने वाले हैं, वह दमोह विधानसभा सीट से चुने गए हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, दमोह विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के राहुल लोधी को हराने वाले कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन 21 मई को शपथ लेंगे। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम दोपहर 12 बजे विधायक पद की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। हमारे ऑप्शन है बांधवगढ़, धार का किला, सतपुड़ा, भेड़ाघाट, रालामंडल, ओमकारेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है सतपुड़ा और भेड़ाघाट। हाल ही में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और भेड़ाघाट दो स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट को शामिल किया गया है। STR प्राकृतिक सौंदर्य और बाघों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहीं जबलपुर के भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा बहती है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, विश्व धरोहर की संभावित सूची में भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किस राज्य को दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे चीतों का ठिकाना बनाया है। हमारे ऑप्शन हैं कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे चीतों का ठिकाना बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, हमारा मध्य प्रदेश है। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे चीतों का ठिकाना मध्य प्रदेश ही होगा। केंद्र सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है। मध्य प्रदेश के वन विभाग को बुधवार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का सहमति पत्र मिल गया है। पहले चरण में नवंबर अंत तक 14 चीते लाए जाएंगे, जो कूनो पालनपुर नेशनल पार्क में बसाए जाएंगे। पार्क में प्रारंभिक तैयारियों के लिए केंद्र सरकार 14 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हमारे ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या उज्जैन। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है उज्जैन। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी उज्जैन जिले में दे दी गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अपन मई माह के कुछ इंपोर्टेंट दिवसों का डेली की तरफ रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप आने वाले एग्जाम में इनको भूलें ना। तो देखिए, 8 मई को हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है।
11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। और 16 मई को ही हमारा प्रकाश दिवस मनाया जाता है। प्रकाश दिवस हाल ही जे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया था कि प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हमारा 16 मई को मनाया जाता है। तो 16 मई को प्रकाश दिवस मनाया जाता है और 16 मई को ही संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हमारा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेना दिवस। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। 17 मई को हमारा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और 17 मई को ही हमारा विश्व उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 17 मई को हमारे 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उक्त रक्तचाप दिवस। 18 मई को हमारा विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स, 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये लोग आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी जेल पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपन स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर का दीप स्वाभाविक रूप से किस आकार का है? हमारे ऑप्शन है वृत्त, घोड़े की नाल, अर्धवृत्ताकार या ओम। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ओम। ओमकारेश्वर का दीप स्वाभाविक रूप से ओम आकार का है। ठीक है, ये लोग आप देख भी सकते हैं, ये चित्र में ये बना हुआ है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में यह ओमकारेश्वर स्थित है। ठीक है, खंडवा जिले में स्थित है ये, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में यह स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। दीप का आकार ओम के अक्षर की तरह है, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा, क्योंकि इसका आकार ओम की तरह है। देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में विराजमान है। ठीक है, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में विराजमान है। पहला हमारा उज्जैन में है महाकालेश्वर के रूप में, और दूसरा हमारा खंडवा में ओमकारेश्वर के रूप में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पहला हमारा उज्जैन में और दूसरा हमारा खंडवा में। ठीक है, उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में है और दूसरा खंडवा में ओमकारेश्वर के रूप में है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना, इसका आकार ओम अक्षर की तरह है, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? हमारे ऑप्शन है 4, 3, 5 या 6। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 5। भोपाल में लोक रंग महोत्सव 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, बात करें लोक रंग महोत्सव की, तो भोपाल में हर साल ये 26 जनवरी एवं गणतंत्र दिवस के 5 दिनों तक लोक रंग समारोह शुरू होता है, 5 दिनों तक। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस से 5 दिनों तक ये लोकरंग समारोह शुरू होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस से 5 दिनों तक लोकरंग समारोह शुरू होता है। और लोकरंग समारोह की विशेषता क्या क्या है? तो इसकी विशेषता है लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कलाओं का रूप का प्रदर्शन होता है इस समारोह में। ठीक है, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और जनजातीय नृत्य, इन कलाओं का प्रदर्शन होता है। ठीक है, ये लोकरंग समारोह की विशेषताएं हैं। और यह मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी है। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी है लोकरंग महोत्सव, जो भोपाल में 5 दिनों तक चलता है।
कब से चलता है? तो ये हमारे गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी से 5 दिनों तक लोकरंग समारोह शुरू होता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। इसकी डेट पूछ सकते हैं कि ये कब आयोजित होता है, तो ये हमारा गणतंत्र दिवस से 5 दिनों तक आयोजित होता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी देखना। इसकी विशेषता क्या क्या है? तो लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य और सांस्कृतिक शास्त्रीय नृत्य कला रूप को यहाँ पे प्रदर्शन होता है लोकरंग महोत्सव में। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम कालिदास समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या उज्जैन। तो देखिए इसका सही आंसर है उज्जैन। प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम कालिदास समारोह मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस समारोह का आयोजन 1 सप्ताह तक किया जाता है। 1 सप्ताह तक, 1 सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कालिदास समारोह का आयोजन कब तक चलता है, तो ये 1 सप्ताह तक चलता है। इस समारोह में विश्व भर से संस्कृत विद्वान सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इस समारोह में विश्व भर से संस्कृत विद्वान सम्मिलित होते हैं। ठीक है, विश्व भर से, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, विश्व भर से संस्कृत विद्वान सम्मिलित होते हैं इस समारोह में। और कालिदास समारोह उज्जैन में महाकवि कालिदास जी के सम्मान में कालिदास अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, कालिदास अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है ये महाकवि कालिदास के सम्मान में। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला कि कालिदास समारोह उज्जैन में महाकवि कालिदास जी के सम्मान के रूप में कालिदास अकादमी द्वारा ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, और यह 1 सप्ताह तक चलता है और विश्व भर में संस्कृत विद्वान सम्मिलित होते हैं विश्व भर से इस समारोह में, कालिदास समारोह में, जो कि हमारे उज्जैन जिले में स्थित है। ठीक है, उज्जैन जिले में हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन हमारे क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारा उज्जैन जिले में स्थित है और दूसरा हमारा खंडवा जिले में है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है। उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे है, जिस पर 12 वर्ष में कुंभ का मेला आयोजित होता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से शहर से विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? हमारे ऑप्शन है जबलपुर, सतना, भिंड या होशंगाबाद। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है सतना। मध्य प्रदेश के सतना शहर से विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म सतना में 17 अगस्त 1950 को हुआ था। 17 अगस्त 1950 को इनका जन्म सतना जिले में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। इन्होंने बहुत 8 फिल्म भी लिखी हैं, तो आप लोग उनकी फिल्में देख लेना। इनकी फिल्म इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं? तो मिस्टर इंडिया, त्रिदेव, घायल, खिलाड़ी, गुलाम आदि इन्होंने ये फिल्म लिखी हैं, जो कि सुपरहिट फिल्म है। तो ये बहुत बड़े अभिनेता हैं शरद सक्सेना। ठीक है, तो आप लोग इनकी फिल्में भी याद रखना, सोल्जर, घायल, त्रिदेव, मिस्टर इंडिया, गुलाम, बागवान, फना, सारी इन्होंने सुपरहिट फिल्म दी हैं। तो आप इनकी फिल्मों को याद रखना। ये बहुत बड़े लेखक और अभिनेता रहे थे शरद सक्सेना, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले से हैं। इनकी जन्म तिथि याद रखना, 17 अगस्त 1950 को इनका जन्म हुआ था सतना जिले में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई? हमारे ऑप्शन है 15 मई, 20 मई, 25 मई या 10 मई। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 15 मई। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति 15 मई को हुई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी हमारी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अमरकंटक से इसकी शुरुआत हुई थी। अमरकंटक से इसकी शुरुआत हुई थी 11 दिसंबर को। अमरकंटक हमारी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो इसलिए यहाँ से 11 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी। नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के संकल्प के साथ यह यात्रा
शुरू हुई थी। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना इस यात्रा क्यों शुरू हुई थी। तो नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के संकल्प के साथ यह यात्रा शुरू हुई थी। 11 दिसंबर को हुई थी अमरकंटक से। और फ्रेंड्स, ये समाप्त कहाँ हुई थी, तो ये समाप्त 15 मई को समाप्त वापस ये अमरकंटक में ही समाप्त हुई थी। अमरकंटक में वापस ये समाप्त हुई थी 15 मई को। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुआ था। हमारे ऑप्शन है 1973, 1981, 1978, 1984। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 1984। भोपाल गैस त्रासदी 1984 वर्ष में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 30 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। यह एक जहरीली गैस थी, जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता, मारने के लिए, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए होता था। ठीक है, इस भोपाल में स्थित यूनियन कार्बन नामक कंपनी के कारखाने में यह जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो आप लोग ये भी इस कंपनी का भी ध्यान रखना, किस कंपनी में हुआ था, तो वो हुआ था यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में यह एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, भोपाल गैस त्रासदी में 15,000 लोगों से अधिक लोगों की जान गई थी, और कुछ लोग शारीरिक रूप से अंधेपन, अपंगता, ऐसे कुछ लोग ये भी हो गए थे। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, बहुत बड़ी त्रासदी थी भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया सकता है इसकी डेट, तो 3 दिसंबर 1984 इस ध्यान रखना आप लोग। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रदेश की 3 नदियां कौन कौन सी हैं। हमारे ऑप्शन है नर्मदा सोन जोहिला, नर्मदा ताप्ती माही, चंबल बेतवा ताप्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है नर्मदा ताप्ती और माही। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रदेश की 3 नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही हैं। ठीक है, बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी हमारे अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक हमारा अनूपपुर जिले में है, अनूपपुर जिले में अमरकंटक हमारा स्थित है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई क्या है नर्मदा नदी की, तो इसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो वो हमारी नर्मदा नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं हथनी, हिरन, कुंदी, दुधी और शक्कर। ठीक है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि शक्कर किस नदी की सहायक नदी है, तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है शक्कर। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी आप लोग ध्यान रखना, हथनी, शक्कर, हिरन, दुग्धी और कुंदी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 है। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है, और कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अमरकंटक से हमारी 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला, ये हमारी तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, तो ये हमारी नर्मदा नदी की बात हो गई। बात करें ताप्ती नदी की,
ताप्ती नदी हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और गुजरात में स्थित खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। आप लोग ध्यान रखना, ताप्ती नदी हमारी गुजरात में स्थित खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप लोग इस ध्यान रखना, इसका उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है और गुजरात में स्थित खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई हमारी है 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की कुल लंबाई है। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है, तो हमारी ताप्ती नदी को कहा जाता है। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ताप्ती नदी की सहायक नदी है पूर्णा नदी, गिरना नदी, पंजारा नदी, वादुर नदी। ये इसकी सहायक नदी हैं। पूर्णा, गिरना, पंजारा और बाधुर, ये ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। सूर्य की पुत्री कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां पूर्णा नदी, गिरना नदी, पंजारा नदी, वाधुर नदी, इसकी सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और गुजरात में स्थित खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बात करें माही नदी की, तो माही नदी हमारे धार जिले के मिंडा गांव के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, माही नदी का आप लोग ध्यान रखना। माही नदी धार जिले के मिंडा गांव की विंध्याचल पर्वत से उद्गम होता है इसका, और गुजरात राजस्थान राज्य से होती हुई खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी हमारी गुजरात राजस्थान राज्य से होती हुई खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी माही नदी की कुल लंबाई 576 लगभग किलोमीटर है। 576 लगभग किलोमीटर है माही नदी की कुल लंबाई। इसकी सहायक नदियां हैं चाप, अनास, सोम, जाखम, ये इसकी सहायक नदियां हैं। माही नदी की सहायक नदियां को ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। चाप, अनास, सोम, जाखम, ये इसकी सहायक नदियां हैं और इसकी कुल लंबाई 576 लगभग किलोमीटर है। ठीक है, माही नदी का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, या एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है हमारी माही नदी है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। माही नदी का धार जिले के मिंडा गांव के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, गुजरात राजस्थान राज्य से होती हुई खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई है 576 लगभग किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं चाप, अनास, सोम, जाखम, इसकी सहायक नदियां हैं और भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और ताप्ती नदी की कुल लंबाई हमारे 724 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की हमारी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। डेली ऐसे हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग करंट की क्लास देखते रहिए और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट की क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल के धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।